बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं बशीर अहमद आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। आज जिस मौजू पे मैं बात करूँगा वो है प्रॉपर्टी पे जो नई इनकम टैक्स लगी है उसके बारे में, ताकि आपको उसका जो है पूरा इल्म हो जाए और आप इसी साल की रिटर्न जो है बहुत ही सही तरीके से फ़ाइल कर सकें। ये जो अमेंडमेंट इस साल आई है इनकम टैक्स आर्डिनेंस में, ये इसी साल से एप्लीकेबल है और ये जो आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे उसी में आपको ये चीज़ें इंक्लूड करनी है। सबसे पहले तो ये जो सेक्शन है 7E सेक्शन कहलाता है, जो इनकम टैक्स आर्डिनेंस में इनकॉर्पोरेट इंसर्ट किया गया है। इसके तहत जो भी रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं और उनकी प्रॉपर्टी भी पाकिस्तान में है, वो इस सेक्शन के उसमें स्कोप में आ जाते हैं। इसकी पहली तो जो इन्होंने रखी है शर्त, वो ये है कि ये जो है प्रॉपर्टीज़ होल्ड करते हैं, उनके अपने नाम में हो या ना हो, होल्ड करती हो, किसी के भी नाम में होल्ड करती हो, तो उनके ऊपर टैक्स लगेगी। अब इस टैक्स में कुछ एग्जेम्पशंस हैं, बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसको कैलकुलेट करेंगे, वो अगर उसमें आ जाती हैं तो ठीक है, उस पर आप टैक्स भरेंगे। पहली एग्जेम्पशन उसमें ये है कि अच्छा, प्रॉपर्टीज़ का जिसमें नाम है वो कैपिटल एसेट दिया गया है। कैपिटल एसेट का मीनिंग ये है कि उसमें हर किस्म की प्रॉपर्टी इंक्लूड हो जाती है। अब जो एक रेजिडेंट पर्सन है और वो ओन करता है कैपिटल एसेट को, उसमें लफ्ज़ कैपिटल एसेट यूज़ किया गया है, जो कि प्रॉपर्टी भी हो सकती है, प्रॉपर्टी ही होती है। तो अगर वो एक कैपिटल एसेट ओन करता है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि वो एक ही ओन करता है और उसके अपने ही यूज़ में होगा, लाजमी बात है, मैं अजम्पशन कर रहा हूँ। दूसरा ये कि उसका सेल्फ ओन्ड बिजनेस प्रीमिसेस हो। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी पोजीशन इन्होंने रखी है कि जो टैक्स ईयर है उसके लास्ट डे पे, अगर लास्ट डे पे आप ये प्रॉपर्टीज़ रखते हैं तो आपके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल हो जाती है। अब ये कि एक सेल्फ ओन्ड जो है वो कैपिटल एसेट निकल गया। उसके बाद बिजनेस प्रीमिसेस जो है उस पर्सन का जो कि जिसका ATL में नाम हो, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में, और वो बिज़नेस प्रेमिसेस उसने साल के किसी भी हिस्से में अपने कारोबार के लिए इस्तेमाल किया हो, तो वो भी इसमें से एक्सक्लूड हो जाता है टैक्स में से। तीसरा ये कि एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो सेल्फ ओन्ड हो, उसकी अपनी हो, जहाँ एग्रीकल्चर एक्टिविटी वो करता हो, और उसमें से फिर ये कि एग्रीकल्चर तो माफ़ हो गया, मगर उसमें जो फार्म हाउस बने हुए हैं वो माफ़ नहीं है, वो फिर कैपिटल एसेट में आ जाते हैं और टैक्स उस पर लागू होती है। अब उसमें से ये तो हो गई पहली एग्जेम्पशन। अब दूसरी, ये जो डी में चौथी एग्जेम्पशन दे रहा है वो ये कि जो एसेट अलाट होते हैं, अलाट किए जाते हैं शहीद के डिपेंडेंट्स को जो पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस से बिलोंग करते हो। दूसरा है कि डिपेंडेंट जो है वो ड्यूरिंग सर्विस डेथ कर गया हो, फेडरल का हो, आर्म फोर्सेस का हो, प्रोविंशियल हो, उनके भी जो अलाट किए हुए एसेट है वो एग्जेम्प्ट और इसमें से एक्सक्लूड हो जाते हैं। जो जंग में ज़ख्मी हो जाते हैं सर्विस, पाकिस्तान की सर्विस में आर्म फोर्सेस के लोग, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उनको भी जो एसेट अलाट होते हैं वो भी एक्सक्लूड हो जाते हैं। एक सर्विसमैन जो सर्विंग पर्सोनल आर्म फोर्सेस में हो, एक से एम्प्लॉई हो सर्विस फेडरल गवर्नमेंट का या दूसरा प्रोविंशियल का, ओरिजिनल अलाटी हो, तो वो उसकी भी माफ़ हो जाती है, वो भी इस टैक्स के ज़मरे में नहीं आता। दूसरा उसमें ये आता है कि एनी प्रॉपर्टी चार्जेबल टू टैक्स, वो टैक्स में चार्जेबल हो, ठीक है। अब कितनी चार्जेबल हो उस पर टैक्स लगती है अंडर दिस ऑर्डिनेंस, तो वो उसमें जो है टैक्स
लेविएबल जो है वो पे कर रहा हो। लेविएबल ये कि जो उस पर लगती हो, लेवी होती हो, लेविएबल हो। ये नहीं कि जो है वो 100 रुपया उसमें जो है वो लगती हो, उसने 40 रुपया भर दिया कि मैंने टैक्स भर दिया। नहीं, वो देखा जाएगा कि लेविएबल है और वो टैक्स भर रहा है, तो वो भी एक्सक्लूड हो जाएगा, उस पर ये नई टैक्स लागू नहीं होगी। फिर उसके बाद आता है कैपिटल एसेट। एक कैपिटल एसेट जाहिर बात है प्रॉपर्टी आपने ली और उस पर जिस वक्त आप रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर कराने जाते हैं तो रजिस्ट्रार उस पर इनकम टैक्स रिकवर करता है 236K सेक्शन में। वो इनकम टैक्स जब रिकवर करता है तो पहले साल में वो प्रॉपर्टी इस स्कीम के इस टैक्स के ज़ुमरे में नहीं आती, आइंदा सालों में फिर आ जाएगी। फिर उसके बाद आता है नंबर कि अब ये जितने भी एसेट हैं एक पर्सन के पास और उसकी एग्रीगेट वैल्यू 2.5 करोड़ से जो है न बढ़े, 2.5 करोड़ से न बढ़े, तो वो भी इस टैक्स के ज़ुमरे से निकल जाते हैं जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं, मगर उसकी एग्रीगेट सबकी मिला के वैल्यू 2.5 करोड़ रुपए हो, उस पर भी ये टैक्स नहीं लगेगी। फिर उसके बाद ये लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, इनके तो एसेट जो है वो निकाल दिए गए हैं और ये इस टैक्स में नहीं आते। फिर उसके बाद कैपिटल एसेट ओन्ड, जो कि ओन करता हो। ये चीज़ें आप 3-4 लफ्ज़ गौर से समझिएगा। एक तो जो होल्ड करता हो, 4, 5, 8, 10 प्रॉपर्टियाँ होल्ड करता हो, वो इसमें आएगा। होल्ड का मकसद ये है कि वो ये न कहे कि ये प्रॉपर्टी तो मेरे बेटे के नाम है, माइनर के नाम पे, मेरी मिसेज के नाम पे, हालांकि उनकी कोई इनकम है ही नहीं, फिर भी वो कहेगा मेरे नाम पे नहीं। तो ये नाम का सवाल ही नहीं है, होल्ड करने का सवाल है। ही इज़ होल्डिंग द प्रॉपर्टीज़ इन अदर्स नेम। तो ये सारी स्कीम उसमें स्कीम में आ जाएंगी। फिर उसमें जो बताया पहले आपको, जो एग्जेम्पशंस हैं उसमें जो लफ्ज़, एक्सक्लूशंस में जो लफ्ज़ यूज़ किए गए हैं वो ये किए गए हैं, जैसे पहला ये कैपिटल ऐसे ओन्ड बाय रेजिडेंट पाकिस्तानी, ओन करता हो, उसका मालिक हो। फिर उसके बाद सेल्फ ओन्ड प्रीमिसेस, ये लफ्ज़ थोड़े ध्यान से आपको देखने होंगे। फिर आखिर में जो एग्जेम्पशन आती है वो है कि कैपिटल एसेट ओन्ड बाय लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं जो कि अपना उसमें वो अपने ही फंड जनरेट करती हैं, अपनी उनमें से इनकम एक्सपेंसेस करती हैं। उसको कुछ हो सकता है ग्रांट वगैरह मिलती हो, तो लोकल अथॉरिटीज़, डेवलपमेंट अथॉरिटी के कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी वगैरह वगैरह इस तरह की वो ओन करती हों। बिल्डर और डेवलपर्स हों तो उनकी वो लैंड डेवलपमेंट करते हो, कंस्ट्रक्शन के लिए करते हो, मगर शर्त ये कि उनको एग्जेम्पशन उस वक्त मिलेगी जब वो जो कंस्ट्रक्शन करने वाले लैंड डेवलपर्स रजिस्टर्ड हो किसके साथ, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो वो डायरेक्टर जनरल है जो रजिस्टर करता है इनको, ना डेजिग्नेटेड जो भी है फाइनेंशियल बिजनेस प्रोफेशंस जो है, DNFB कहलाते हैं शॉर्ट में, ये रजिस्टर होती हैं। फिर ये आगे डेवलपमेंट करके जब आगे दूसरे पर्सन को वो प्रॉपर्टीज़ देंगी तो फिर उस पे जो है वो उस पर्सन की सारी उसको देनी पड़ेगी जो भी डायरेक्टर जनरल मांगेगा। अगर ये सारी चीज़ें वो नहीं करता तो फिर उसको भी एग्जेम्पशन नहीं है, डेवलपर हो या जो है वो बिल्डर हो। अब कैपिटल एसेट की जो डेफिनेशन है उसका मकसद है पूरी जो प्रॉपर्टीज़, हर तरह की प्रॉपर्टी का नाम कैपिटल एसेट होता है। हर तरह की प्रॉपर्टी को कैपिटल एसेट कहते हैं, मूवेबल हो, इमूवेबल हो। अब जो मैं पीछे जाऊंगा कि जो एग्रीगेट जो कहा था 2.5 करोड़ की एक फेयर मार्केट वैल्यू, तो लफ्ज़ फेयर मार्केट वैल्यू जो होता है इसको समझना ज़रूरी है, इसमें काफ़ी गलतफहमियाँ होती हैं। फेयर मार्केट वैल्यू की डेफिनेशन ये है कि ये वो वैल्यू है
जिस वैल्यू पे आपकी प्रॉपर्टी उस मार्केट में बिकती हो या ख़रीदी जाती हो। मगर चूंकि ये बहुत मुश्किल होता है, इस वजह से उसकी डेफिनेशन में ये रखा गया है कि वो वैल्यू जो भी आप वर्कआउट कर रहे हैं वो FBR की वैल्यू से कम ना हो, और जहाँ FBR वैल्यू नहीं डिक्लेयर करती तो उसके बाद DC रेट से कम ना हो। ये तो बेंचमार्क हो गया। फिर उसके बाद ज़्यादा अगर फेयर मार्केट वैल्यू आती है तो उस पे आपको डिक्लेयर करना होता है। अब कैपिटल एसेट पे बात हो रही थी कि कैपिटल एसेट में उसकी मीनिंग है हर प्रॉपर्टी उसमें आ जाती है जो कि होल्ड कर रहा है एक पर्सन, चाहे वो बिजनेस के साथ ताल्लुक़ रखती हो या न रखती हो। ये उसके माने हैं। मगर इसमें से निकाला गया है किस चीज़ को? स्टॉक इन ट्रेड को। जो भी आपका स्टॉक है वो इसमें नहीं आता, बट डज नॉट इंक्लूड। या वो कंज्यूमेबल स्टोर्स हो, रॉ मटेरियल हो, बिजनेस के लिए जो आपने रखा है वो इसमें स्कोप में नहीं आता। फिर उसके बाद कोई भी शेयर हो, स्टॉक्स हो, सिक्योरिटीज़ हो। शेयर, स्टॉक्स, सिक्योरिटीज़ भी इस स्कीम से निकाली गई हैं। वो आप कितनी भी रख लें उससे कोई नहीं पूछेगा। एनी प्रॉपर्टी इन विथ रेस्पेक्ट टू विच द पर्सन इज एंटाइटल्ड टू डिप्रेसिएशन। कोई भी प्रॉपर्टी जिस पे उसको डिप्रेसिएशन लेने की एंटाइटलमेंट है, चाहे उसने ली हो या न ली हो, मगर वो एंटाइटल्ड है, उसको डिप्रेसिएशन मिलनी है, तो वो डिप्रेसिएशन मिलती है सेक्शन 22 में। या एमोर्टाइजेशन होती है कि खर्चे आपने पहले कर दिए, फिर उसके बाद आप रिटर्न में उसको निकालते जाते हैं। तो डिप्रेसिएशन, एमोर्टाइजेशन आती है 22 और 24 सेक्शंस में। अगर एंटाइटल्ड है इन चीज़ों का तो फिर वो भी इसमें से निकल जाएंगी कैपिटल एसेट में से। फिर एक कैटेगरी है वो भी निकलेगी, एनी मूवेबल एसेट नॉट मेंशन इन क्लासेस 1, 2, 3। ये मूवेबल जो पहले मैंने 3 बताए कि इसमें स्टॉक इन ट्रेड, शेयर्स और डिप्रेसिएशन वाली प्रॉपर्टी, और जो भी मूवेबल एसेट है, मूवेबल एसेट जो कि कैश हो गया या इस तरह की जो एक जगह से दूसरी जगह जा सके, जो ऊपर मेंशन नहीं किए गए हैं वो भी एक्सक्लूड किए गए हैं। तो इसका मतलब मूवेबल एसेट सारे एक्सक्लूड हो जाते हैं इसमें से। अब आता है फार्म हाउस जो है एग्रीकल्चरल लैंड में, वो किस तरह टैक्स होता है। अगर उसकी टोटल एरिया 2000 स्क्वायर यार्ड्स है और उसमें जो फार्म हाउस बने हुए हैं रिहाइश के लिए, एक फार्म हाउस बना हुआ है 5000 स्क्वायर फुट में है, ये 2000 स्क्वायर यार्ड, ये 5000 स्क्वायर फुट अगर उसमें है तो फिर ये भी उसमें से निकल जाएगा। चाहे उसके साथ अनेक्सी हो या ना हो, बाकी उससे बड़ी एरिया के आ जाएंगे। इस तरह एक फार्म हाउस है, उसमें जो है उसकी एरिया, एग्रीगेट एरिया 2000 स्क्वायर यार्ड से ऊपर है, मगर उसमें अंदर 2-3 रिहायशी फार्म हाउस बने हुए हैं, तो वो भी टैक्स में आ जाएंगे। फार्म हाउस का असल में ये कि फार्म हाउस तो उसने शुरू से जो है वो इंक्लूड कर लिया था, वो फार्म हाउस भी उसमें इंक्लूड होगा 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी में। अगर उसमें आ जाता है तो एग्जाम्प्ट है, अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो फिर उस पर टैक्स लगेगी। अब ये टैक्स जो है वो फाइनल टैक्स है, इसमें से आप ना कोई खर्चे काटेंगे ना आपको कोई टैक्स क्रेडिट मिलेगा। आपने टेलीफोन पे दिए, बिजली के बिलों पे दिए, वो आपको टैक्स क्रेडिट इस पर नहीं होगा। फाइनल टैक्स है, उसके बाद आपको ना रिफ़ंड होगा ना दूसरी चीज़। तो ये चीज़ें थी जो कि आपको जहन में रखनी है। अगर आपने फिर भी कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो तो मैं इस वीडियो के शुरू में अपनी एक व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, उस पर आप मुझसे ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।